राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत सुंदर थे, लेकिन 2 बेटे बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक थे। उनमें से छोटा भाई बहुत सीधा साधा था। वह चतुराई नहीं जानता था। जमींदार को अपने तीनों बेटों के विवाह की चिंता सताने लगी कि ना जाने मेरे बच्चों का विवाह कैसी लड़कियों के साथ होगा, वो उनका ध्यान रख भी पाएंगी या नहीं। ये चिंता उस जमींदार को सता रही थी। एक दिन जमींदार ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, देखो बच्चों, तुम्हारी अब शादी करने की उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ही तुम्हारा विवाह हो जाए और तुम अपनी अपनी गृहस्थी बसा लो। बस मेरी यही इच्छा है। तीनों बच्चे बोले, पिताजी, विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन लड़की देखने कौन जाएगा। जमींदार पैर से लंगड़ा था, इसीलिए वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। उसने कहा, मेरे पास एक उपाय है। लड़कियां तो तुम तीनों ही ढूंढोगे, बस मैं उन तीनों लड़कियों की परीक्षा लूँगा कि वे तुम तीनों का ध्यान रख भी पाएंगी या नहीं। तीनों लड़के अपने पिता की बात से सहमत थे। अब उनके पिता ने कहा, देखो बेटा, ये जो पेड़ देख रहे हो, तुम तीनों को एक एक करके इसकी डाली काटनी है। वह डाली जिस दिशा में जाकर गिरेगी, तुम्हें उधर ही अपनी पत्नी की खोज करनी होगी और आकर मुझे बताना होगा। तीनों बेटे राजी हो गए और बारी बारी से अब डाल काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब बड़े बेटे ने पेड़ की डाल को काटा तो वह पूर्व दिशा की ओर जाकर गिरी। बड़ा भाई बड़ा खुश हुआ कि अच्छा हुआ पूर्व की ओर गिरी है, इधर तो बहुत सारे गांव हैं, कोई ना कोई लड़की तो मुझसे विवाह करने को राजी हो ही जाएगी। अब बीच वाले बेटे की बारी आई। उसने भी डाल को काटा। जैसे ही उसने डाल को काटा तो वह पश्चिम दिशा की ओर जाकर गिर गई। बीच वाला बेटा भी बड़ा खुश हुआ। वह सोचने लगा, इधर भी बहुत सारे गांव आते हैं, कोई ना कोई लड़की तो मुझे भी मिल ही जाएगी। अब तो छोटे वाले बेटे की बारी आ गई और वह भी डाल काटने चला गया। जैसे ही उसने पेड़ की डाल को काटा, वह उत्तर की ओर जाकर गिर गई। दोनों भाई अपने भाई पर हंसने लगे। अरे, उत्तर की दिशा तो जंगल ही जंगल है, तो क्या किसी भेड़िया या शेर भगेरे से विवाह करके लाएगा। बेचारा छोटा भाई चुपचाप अपने भाइयों को देखता रहा। लेकिन अब तो जैसा पिता ने कहा था वैसा ही करना था। तीनों भाई अपने पिता की आज्ञा लेकर अपनी अपनी दिशा की ओर लड़कियां खोजने चल पड़े। दोनों भाई तो खुशी खुशी यही सोचते जा रहे थे कि हमें तो जल्दी ही कोई सुंदर सुशील लड़की मिल ही जाएगी और हमारे पिताजी को पसंद भी आ जाएगी। लेकिन वह छोटा भाई यही सोचता जा रहा था कि मैंने पिताजी से कह तो दिया है कि मैं इस दिशा से ही आपकी बहू को लेकर आऊँगा, लेकिन इधर तो जंगल ही जंगल है और जंगल में कोई लड़की कहाँ रहती होगी भला। यही सोचते सोचते वह जंगल को पार करता जा रहा था। अब वह जंगल के काफ़ी अंदर तक चला गया। उसने एक पुल भी पार कर लिया। तभी उसकी नज़र जंगल में बनी एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंची। उस झोपड़ी को देखते ही उस छोटे बेटे के दिल में
बहुत जोरों से ठक ठक होने लगी। वह सोचने लगा कि जरूर जब इस जंगल में कोई झोपड़ी बनी है तो इसमें कोई ना कोई तो जरूर रहता होगा, और क्या पता मुझे मेरी सपनों की रानी इसी झोपड़ी में मिल जाए। वह यही सोचकर उस झोपड़ी के पास गया और उसने वहाँ पर जाकर आवाज़ लगाई, अरे क्या कोई इस झोपड़ी में रहता है? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। अब तो वह लड़का खुद ही उस झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। झोपड़ी तो बिल्कुल खाली थी। बेचारा बड़ा उदास हो गया। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब मुझसे शादी करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। वह जैसे ही झोपड़ी से बाहर जाने लगा तो उसने एक आवाज़ सुनी। उसके पीछे से आवाज़ आई, अरे सुनो तो जरा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तुम एक बार नीचे तो देखो। लड़के ने ये आवाज़ सुनी और वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि नीचे की तरफ एक छोटी सी चूहिया बैठी हुई थी। उस चूहिया को देखकर लड़का सोचने लगा, क्या ये चूहिया बोलती है? लड़का ये बातें सोच ही रहा था कि चूहिया फिर से बोल उठी, हाँ हाँ मैं ही बोल रही थी, क्या तुम्हें सुना नहीं? लड़के ने आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और पूछने लगा, क्या तुम बोलती हो? चूहिया बोली, हाँ मैं बोलती हूँ और मैं ही इस झोपड़ी में रहती हूँ, तुम्हें क्या काम है? लड़का कहने लगा, काम तो मुझे बहुत बड़ा था, लेकिन तुम पूरा ना कर पाओगी। चूहिया हंसी और बोली, अरे एक बार बताओ तो जरा, क्या काम है? लड़के ने कहा, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने इस दिशा की ओर निकला था, लेकिन मुझे इस जंगल में कोई भी लड़की नहीं मिली। इस झोपड़ी के अंदर यही सोच कर आया था कि मेरी पत्नी मुझे यहाँ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं है। एक तुम हो जो छोटी सी नादान सी चूहिया हो। अब मैं अपने पिताजी से जाकर क्या कहूँगा कि मुझे आपकी बहू यहाँ पर नहीं मिली? तब चूहिया बोली, तुम चिंता क्यों करते हो? कहो तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। तुम मुझसे विवाह कर सकते हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गाना गाऊंगी, तुम्हें नाच के दिखाऊंगी। लड़के को उस चूहिया की इस बात पर बड़ी हंसी आ गई और उसने प्यार से उसे अपने हाथ पर बिठा लिया। चूहिया धीरे धीरे उसके हाथ पर चढ़ गई और नाचने लगी और मीठा मीठा संगीत गाने लगी। लड़का अब उस चूहिया की ओर आकर्षित सा हो गया। चूहिया बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़के ने न जाने उस समय ऐसा क्यों कह दिया कि हाँ मैं तुमसे विवाह कर लूँगा अगर तुम मेरे पिता को पसंद आ गई। चूहिया बड़ी खुश हुई और वह कूदने लगी। लड़का बोला, देखो चूहिया, मैं अपने पिता से पूछ कर आता हूँ, अगर उन्हें तुम पसंद आ गई तो मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा। ये कहकर लड़का वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। वे दोनों बड़े भाई भी अपने घर आ गए थे। तीनों बेटों को जब जमींदार ने अपने घर वापस देखा तो पूछने लगा, क्या अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढ लिया? दोनों बड़े भाई बोले, हाँ पिताजी, हमने अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढ लिया है। मेरे वाली तो बहुत सुंदर है, बड़ा इतराकर कहने लगा। तब बीच वाला बोला, पिताजी मेरे वाली भी बहुत सुंदर है और घर का सारा काम कर लेती है, वह आपकी सेवा भी खूब करेगी। अब
जमींदार कहने लगा, अरे छोटे, क्या तुझे भी कोई मिली या नहीं? छोटा बोला, हाँ पिताजी, मुझे भी मिल गई है। दोनों बड़े भाई उसकी इतनी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ पिताजी, इसे भी कोई मिल ही गई होगी, जरूर कोई लोमड़ी या भेड़िया मिल गया होगा जिससे ये विवाह करेगा। छोटा बोला, नहीं नहीं पिताजी, मुझे जंगल में एक बहुत ही प्यारी चीज़ मिली है जो बहुत मासूम है और मैं उसी के साथ विवाह करूँगा। तब दोनों भाई चुप हो गए और सोचने लगे कि इसे जंगल में ऐसा क्या मिल गया जो यह इतना खुश है। जमींदार अपने तीनों बेटों की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारी पत्नियों की परीक्षा लूँगा। जो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगी, मैं उसी को तुमसे विवाह करने की इजाज़त दूँगा। दोनों भाई बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि जो भी पिताजी कहेंगे हमारी पत्नियां उन्हें खुशी खुशी कर देगी। जमींदार ने कहा, देखो, तुम अपनी अपनी पत्नियों से रोटी बनवा कर लाना। जिसकी रोटी सबसे अच्छी होगी वो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगी। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास चल दिए। उधर छोटा भाई भी चुईया के पास जाने लगा, लेकिन मन में बस यही ख्याल चल रहा था। अपने पिताजी को कह तो दिया कि मुझे भी मेरी पत्नी मिल गई है, लेकिन अब क्या होगा? क्या वह चुईया रोटी बना पाएगी? ये तो संभव नहीं है। अब तो मेरी शादी उस चुईया से ना हो पाएगी। यही सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच गया। जंगल में जब चुईया ने लड़के को अपने पास वापस आते देखा तो वह जोर जोर से नाचने लगी, मीठा मीठा भजन गाने लगी। ये सुनकर लड़का सब कुछ भूल गया और चुईया के पास चला गया। चुईया बोली, मेरे प्रिय, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हो भला? तब लड़के ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है जो लड़की सबसे अच्छी रोटी बनाएगी उसी को विवाह करने की इजाज़त मिलेगी। अब तुम रोटी कैसे बनाओगी? मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। तब चुईया जोर जोर से हंसने लगी। लड़का आश्चर्य से उसे देख रहा था। मैं तो चिंतित हूँ और ये हंस रही है। तभी चुईया ने अपनी एक छोटी सी घंटी बजाई तो बहुत सारे चूहे वहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए और अपनी महारानी का हुक्म सुनने के लिए तैयार थे। चुईया ने उनसे कहा, जाओ, जल्दी से सबसे अच्छा गेहूं का आटा लेकर आओ। सारे चूहे जल्दी से बहुत सारा गेहूं का आटा ले आए। अब तो चुईया ने जल्दी से बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी रोटी घंटी बजाई और बना दी और लड़के को देकर कहा, जाओ, अपने पिताजी को ये रोटी खिला देना, उन्हें ये रोटी बहुत पसंद आएगी। लड़का खुशी खुशी वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों से रोटियां बनवा कर ले आए थे। बड़े भाई ने अपने पिता को अपनी पत्नी की राई की रोटी बनी हुई दे दी। पिता ने जब राई की रोटी खाई तो बोला, वाह, रोटी तो अच्छी बनी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ध्यान रख सकती है। अब बीच वाले बेटे ने भी अपनी पत्नी की बाजरे की रोटी बनी हुई खिलाई तो पिता को वो भी अच्छी लगी। पिता ने कहा, तुम्हारी पत्नी भी रोटियां बनाना जानती है, वह भी तुम्हें खुश रखेगी। लेकिन जब छोटे वाले की बारी आई, उसने भी अपनी रोटी अपने पिता को खिलाई। पिता ने जैसे ही छोटे वाले बेटे की पत्नी के हाथ की रोटी खाई
तो कहने लगे, वाह, ये तो बहुत अच्छे आटे की रोटी है और बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी पत्नी बहुत अमीर लगती है जो गेहूं के आटे की रोटियां खाती है। तब लड़का कहने लगा, पिताजी, मेरे वाली घंटी बजाती है और उसके नौकर झट से सारा काम तैयार कर देते हैं। उसने आज आपके लिए पहली बार अपने हाथों से रोटियां बना कर दी हैं। इस पर जमींदार बड़ा खुश हुआ और बोला, वाकई में तुम्हारी पत्नी बहुत अमीर घराने से लगती है। लड़का कहने लगा, हाँ पिताजी, राजकुमारी से कम ना है वो। दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई की जब ये बात सुनी तो उन्हें थोड़ी सी जलन होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पत्नी कोई राजकुमारी है जो गेहूं के आटे की रोटियां खाती है और उसके पास इतने सारे नौकर चाकर हैं। इसे तो जंगल में कोई परी मिल गई है। यही दोनों भाई सोच रहे थे। तब जमींदार ने कहा, तुम्हारी पत्नियां मेरी इस परीक्षा में तो पास हो गई, बस तुम्हें एक परीक्षा और दिलवानी पड़ेगी। अगर वो पास कर ली तो मैं तुम्हें शादी की इजाज़त दे दूंगा। दोनों भाई कहने लगे, हाँ पिताजी, बताओ अब क्या करना है। तब जमींदार ने कहा, तुम अपनी अपनी पत्नियों से एक ऊन का कपड़ा सिलवा कर लाओ। मुझे तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कढ़ाई सिलाई भी कर लेती है। अब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास चले गए। उधर छोटा बेटा वापस जंगल की ओर चल तो दिया, लेकिन मन में यही विचार था कि बेचारी ने रोटियां तो जैसे तैसे बनवा दी, लेकिन क्या एक चुईया कपड़ा सिल पाएगी? यही चिंता उसे खाए जा रही थी। अब वह थोड़ी ही देर में वो चुईया के पास पहुंच गया। चुईया ने फिर से लड़के को देखा और वह फिर से नाचने लगी और मीठा मीठा संगीत गाने लगी। लड़का उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। चुईया ने कहा, तुम चिंता ना करो। उसने फिर से घंटी बजाई तो सारे चूहे वापस आ गए और अपनी महारानी का हुक्म सुनने को तैयार थे। तब चुईया ने कहा, सबसे अच्छी रुई मुझे ला कर दो। अब तो जल्दी से सारे चूहे बहुत अच्छी अच्छी रुई लेकर आ गए और चुईया ने घंटी बजाई और एक सुंदर सा रुमाल बुन कर दे दिया और उसकी तह करके लड़के को दे दिया कि जाओ इसे अपने पिताजी को दे देना। लड़का बहुत खुश हुआ और वह उस रुमाल को लेकर फिर से अपने घर आ गया। उधर दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों से कपड़ा बुनवा कर ले आए थे। जब जमींदार ने सबके कपड़े देखे तो बड़े भाई की पत्नी ने एक स्वेटर बुना था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। जमींदार बड़ा खुश हुआ। बीच वाले की पत्नी ने एक शॉल बुना जो भी बहुत अच्छा था। अब दोनों भाई छोटे भाई से बोले, क्या तुम्हारी पत्नी ने कुछ भी नहीं बुना? तुम तो खाली हाथ आ गए। तभी छोटे बेटे ने अपनी जेब से वह रुमाल निकाला और अपने पिता को दिया। पिताजी, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। जैसे ही जमींदार ने उस रुमाल को देखा तो कहने लगे, अरे, क्या कोई इतनी सुंदर सिलाई कढ़ाई कर सकता है? ये रुमाल तो वाकई में बहुत अच्छे कपड़े का है और इसमें बहुत अच्छी रुई लगी हुई है। क्या तुम्हारी पत्नी इतना सुंदर बुन सकती है? लड़का कहने लगा, पिताजी, मैंने कहा था ना, वो कुछ भी कर सकती है। उसके नौकर झट से उसके घंटी बजाते ही सारा काम कर देते हैं और उसने अपने हाथों से आपके लिए रुमाल बुन कर दिया है। दोनों भाई अब गुस्से में तिलमिला गए कि इसकी पत्नी क्या हमारी पत्नियों से ज़्यादा खूबसूरत है
और ज़्यादा अमीर है जो ये इतनी तारीफ करता है। अब तो जमींदार ने कहा, ठीक है, कल अपनी अपनी पत्नियों को मुझसे मिलवाने लाना, मैं भी तो देखूं कि किसकी पत्नी सबसे ज़्यादा सुंदर है। अब तो तीनों भाई फिर से अपनी अपनी पत्नियों को लेने चले गए। छोटा भाई सोचते जा रहा था, ये काम तो मैंने अपनी पत्नी से करवा लिए, लेकिन क्या पिताजी एक चुईया को स्वीकार करेंगे? क्या वो मेरी पत्नी उस चुईया को बनने देंगे? अब क्या होगा? मैं पिताजी के सामने उसे कैसे लेकर जाऊंगा? यही सोचते सोचते मैं फिर चुईया के पास चला गया। चुईया उसे देखकर फिर नाचने लगी, फिर मीठा मीठा संगीत गाने लगी। लेकिन लड़का बहुत उदास था। चुईया बोली, अरे प्रिय, अब क्या हुआ? अब क्यों उदास हो? लड़के ने कहा, देखो मेरी प्यारी चुईया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। और कल मेरे पिता ने तुम्हें वहाँ पर बुलवाया है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे कैसे मिलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चुईया उछली और बोली, चिंता किस बात की, मैं अभी अपनी घोड़ा बग्गी तैयार करवा देती हूँ। उसने फिर से घंटी बजाई और अपने सारे चूहों को बुलवा लिया और कहा, मेरी पालकी सजवाई जाए। तुरंत वहाँ पर एक छोटी सी बग्गी आ गई और एक चूहा उस बग्गी को चलाने बैठ गया और चुईया रानी उसमें चढ़कर बैठ गई और लड़के से कहने लगी, चलो प्रिय, आपके पिता के पास। लड़का सोचने लगा, जो होगा देखा जाएगा, अब तो चुईया से पिता को मिलवाना ही पड़ेगा। और वह चल दिया। आगे आगे चुईया और पीछे पीछे वह लड़का चलते जा रहे थे। तभी चलते चलते वह उस पुल से गुजरे जिस पुल से वह लड़का रोज जंगल में आया करता था। पुल पर आते ही इतनी तेज हवा का झोंका आया कि चुईया की पालकी उस नदी में गिर गई और लड़का देखता रह गया। वह उसे बचाता, उससे पहले ही वह चुईया पानी में जा गिरी। ये सब देखकर तो लड़के के जैसे प्राण ही निकल गए हो। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाय मेरी प्यारी चुईया, भले ही मेरे पिताजी तुम्हें नापसंद कर देते, लेकिन मैं तुमसे ही विवाह करता। तुम इतनी प्यारी और अच्छी थी कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा था। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा? ओ मेरी प्यारी चुईया, कह कहकर रो रहा था। तभी उस नदी में से एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी निकल कर आई और उस लड़के के पास आकर बोली, क्यों रोते हो तुम? लड़के ने ऊपर देखा और बोला, मेरी चुईया इस पानी में गिर गई और मैं उसे बचा भी ना पाया। वह राजकुमारी बोली, चुईया ही तो थी, गिर गई तो क्या हुआ? तुम मुझसे विवाह कर लो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। लड़के ने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं अपनी चुईया से ही प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता था। जब वो मुझसे दूर हुई है तब मुझे पता चला है कि मैं उससे कितना प्रेम करने लगा था। आज मेरी दुनिया उसके बिना वीरान सी लग रही है। राजकुमारी को उस पर बड़ा प्रेम आ रहा था। वह बोली, मैं ही वह चुईया हूँ जो अब राजकुमारी बन गई हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे एक श्राप मिला था जिसके कारण मैं चुईया बन गई थी, लेकिन आज तुमने सच्चे दिल से मुझे प्रेम किया है उस चुईया के रूप में, इसीलिए मेरा ये श्राप टूट गया है और मैं फिर से राजकुमारी बन गई हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़के को अभी यकीन ना हुआ। तब उस लड़की ने वो सारी बातें बताई जो चुईया ने उसके पिता के लिए की थी। ये सारी बातें सुनकर लड़के को विश्वास हो गया कि हाँ, यही मेरी चुईया है।
अब तो वह खुशी खुशी उसे अपने पिता से मिलवाने के लिए ले गया। जब जमींदार ने अपने छोटे बेटे की पत्नी को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि वह और कोई नहीं, एक राजकुमारी थी। जमींदार बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी अपने छोटे बेटे का विवाह उसके साथ करवा दिया। दोनों बड़े भाई भी अपनी पत्नियों को लेकर वहाँ आ गए थे। वो भी अच्छी खासी दिखती थी, इसीलिए जमींदार ने उनका विवाह भी उन्हीं के साथ करा दिया और अब तीनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ उसके राज्य को चला गया और दो बड़े भाई वहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।